हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपनी एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट कर रहे हैं और 7.6 में दो थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली तो आपके पास आएगी रोले का मध्यमान प्रमेय, ठीक है। उसके बाद में आपकी आएगी लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि रोले का मध्यमान प्रमेय जो अभी तक अपन ने जो पहले पढ़ा वही चीज़ें इसमें काम आएगी कि रोले मध्यमान प्रमेय में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके लिए ये प्रमेय लागू होती है। तो देखना, समझने की कोशिश करना। रोले मध्यमान प्रमेय में क्या होता है कि आपके पास एक कोई भी वास्तविक फलन है ना, कोई फलन ले लेते हैं वास्तविक संख्या के लिए और समवत अंतराल क्या ले लेते हैं, ए बी में निम्न प्रकार परिभाषित है। कोई भी फलन लेंगे और वो क्या होना चाहिए, वास्तविक। और समवत अंतराल ए बी में किस प्रकार से परिभाषित होगा कि वो पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, उस समवत अंतराल ए बी में क्या होना चाहिए, फलन संतत होना चाहिए। और विवर्त अंतराल ए बी में फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, ठीक। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी, यानी दोनों जो पॉइंट दिए हैं उस पर फलन का मान अगर वो पॉइंट फलन में पुट करेंगे तो दोनों के मान क्या आने चाहिए, बराबर, यानी एफ ए एफ बी। तो ये तीनों कंडीशन यानी समवत अंतराल ए बी में तो संतत, विवर्त अंतराल ए बी में क्या हो जाएगा आपका अवकलनीय, और एफ ए क्या है, एफ बी। अगर तीनों बराबर हैं तब आपका उस विवर्त अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार से विद्यमान होगा जिसके लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर 0। और जब आप एफ डैश से सी बराबर 0 करोगे तो यहाँ से आपके पास एक पॉइंट आएगा सी, और वो पॉइंट आपका किस में विद्यमान होना चाहिए, विवर्त अंतराल ए बी में। तो ये क्या कंडीशन होती है रोले की, यानी पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, उस समवत अंतराल ए बी में फलन संतत होना चाहिए, विवर्त अंतराल ए बी में फलन अवकलनीय होना चाहिए तथा दोनों पॉइंट पर फलन का मान एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर आपके क्या हो जाएगी, उस विवर्त अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार से विद्यमान होगा कि एफ डैश बराबर सी। उससे कौन से पॉइंट का मान निकालोगे, सी का, और वो सी पॉइंट हमेशा किसके बीच में आना चाहिए, आपका जो विवर्त अंतराल ए बी है उसके बीच में आना चाहिए। देख लेते हैं अपन इसका ज्यामितीय अर्थ ले लेते हैं। जैसे अपन बनाएंगे अपनी एक्स एक्स बना लेंगे, वाई एक्स बना लेंगे, दो पॉइंट ले लेंगे ए बी। अब देखो आपको जो वक्र बनाना है, देखो रोले में क्या होना चाहिए, जो वक्र बनाना है वो सतत और क्या होना चाहिए, अवकलनीय। सतत की कंडीशन क्या बनाई थी कि जो भी वक्र ड्रॉ करोगे वो वक्र कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, यानी एक समान, आपको पेंसिल को उठाने की जरूरत नहीं पड़े, यानी वक्र क्या होना चाहिए, एक समान सतत होना चाहिए। अवकलनीय का मतलब क्या है, सतत तो होना ही चाहिए और उसके किसी भी बिंदु पर क्या नहीं बनना चाहिए, एंगल नहीं बनना चाहिए। अगर एंगल बन जाएगा तो वो क्या होगा, आपका पास अवकलनीय नहीं होगा। तो अपन इस प्रकार से वक्र ड्रॉ कर लेते हैं जो क्या है, सतत और क्या है, अवकलनीय है। ये ए पॉइंट मान लेंगे, बी पॉइंट मान लेंगे, स्मॉल ए पर, ए पॉइंट बी पर। तो आप देखोगे कि स्मॉल ए पॉइंट पर फलन का मान एफ ए, बी पॉइंट पर एफ बी। यहाँ पर तीसरा पॉइंट सी मान लेते हैं, सी पॉइंट पर फलन का मान एफ सी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे सी पर क्या आ रही है आपके पास, स्पर्श रेखा। देखेंगे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आप कोई भी वक्र ड्रॉ करते हो और उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो स्पर्श रेखा एक्स एक्स पर थीटा कोण बनाती है। तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता को किससे लिखते हो, टेन थीटा। प्रवणता हमेशा क्या किसके बराबर होती है, एफ डैश के बराबर होती है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। यही पढ़ा था ना 11th क्लास में। एंड टेन थीटा किसके बराबर होती है, एफ डैश की। लेकिन आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एफ डैश, आपका एफ डैश सी क्या है, 0। एफ डैश सी है तो एफ डैश 0 हो जाएगा। इसी थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो टेन थीटा बराबर 0 और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, है ना। अगर थीटा आपके पास 0 कब होगा, जब आपने जो स्पर्श रेखा खींची है या तो किस पर होगी, थीटा बराबर 0 कब होगा, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा या तो एक्स एक्स पर होगी या क्या होगी, एक्स एक्स के समांतर होगी, तब थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर या क्या होगी, इसके ऊपर होगी। थीटा बराबर 0 होने से आपकी जो स्पर्श रेखा खींचेंगे किसके बराबर होगी, या तो एक्स एक्स पर होगी या किस पर होगी, आपकी एक्स एक्स के समांतर होगी। बस आपको रोले पर में तीन ही कंडीशन ध्यान में रखनी है। एक तो सतत होना चाहिए, दूसरा विवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो इससे क्या आ जाएगा, आपके पास कम से कम उस विवर्त अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार से होगा कि आपके पास इस प्रकार से होगा कि ए बी बराबर ए बी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर 0। तो इस प्रकार से, ठीक है।
तो अपन एक इसका एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे रोले प्रमेय को सत्यापित करना है और फलन क्या दे रखा है आपको, फलन दे रखा है √4 - x² और संवर्त अंतराल क्या दे रखा है -2 और 2 दे रखा है। ठीक है, तो रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले अपन सत्यता की जाँच करते हैं। अब आपको पता है कि आपको फलन क्या दे रखा है √4 - x², ठीक, और अंतराल क्या दे रखा है -2 और 2। ठीक है, ये उस संवर्त अंतराल में सतत होना चाहिए। अब आप लोगों ने, मैंने पीछे कंडीशन बताई थी कि ये कौन सा फलन है, आपके पास एक बहुपद फलन है और मैंने डायरेक्ट बताया था कि बहुपद आप निकालने को इसमें दाईं सीमा, बाईं सीमा और उस बिंदु पर अवकलन, यानी किस बिंदु पर टूट रहा है, जिस बिंदु पर टूटता है सिर्फ उस बिंदु पर इसकी दाईं सीमा निकाल लेते हैं, बाईं सीमा निकाल लेते हैं, फलन का मान तीनों बराबर आ जाएंगे तो आपका फलन सतत हो जाएगा। तो ये निकालने को तो निकाल सकते हो लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसमें लिख दोगे। आप लोगों को पता है जो बहुपद फलन होता है वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है। बहुपद फलन ही तो बन रहा है ये √4 - x²। और बस इतना ध्यान में रख लोगे कि जो आपको अंतराल दे रखा है -2 से 2, कि उनमें ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसके लिए ये नेगेटिव बन रहा हो, रूट में बन रहा हो, क्योंकि अगर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास क्या बनेगी, काल्पनिक, और काल्पनिक होगी तो ये क्या नहीं होगा, सतत नहीं होगा। ठीक है, तो देख लो आपके पॉइंट -2 लो, तो -2 लो, इसके बीच में कौन सा पॉइंट आ जाए, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2। इन पॉइंट पर देखोगे कि रूट में नेगेटिव वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका फलन सतत हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, बहुपद फलन क्या होता है आपका, सतत होता है, और जो पॉइंट लिए हैं उन पर कहीं भी इसकी वैल्यू क्या नहीं बन रही है, काल्पनिक नहीं बन रही है। ठीक, तो आपका इस पॉइंट -2 और -2 और +2 के बीच फलन क्या हो जाएगा, आपका सतत हो जाएगा। अवकलनीयता के लिए क्या करते हैं अपन, दायां अवकलज निकालते हैं और बायां अवकलज निकालते हैं। और दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या होना चाहिए आपके पास, परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए। परिमित रूप से विद्यमान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका फलन अवकलनीय फलन हो जाएगा। तो अपन f' निकाल लेते हैं। f' निकालोगे तो रूट, आप एक बार √4 - x², इसको एक बार आप √x मान लो, और आप लोग जानते हो √x का अवकलन क्या होता है, 1/2 √x होता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर √4 - x² का क्या हो जाएगा अवकलन, 1/2 √4 - x², और फिर 4 - x² का भी करना पड़ेगा, तो 4 का 0 और -x² का क्या हो जाएगा, -2x, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा -x/√4 - x²। अब आपके पास ये परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए, और कब होगा, जब आपके पास नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, ≠ 0, तभी तो होगा। तो देखोगी कि आप f' -2 और 2 से परिमित रूप से विद्यमान है, यानी आपके पास देखोगे कि दिक्कत कहाँ आ रही थी, 0 ये था आपके पास नीचे √4 - x²। अगर यहाँ पर अपन x की वैल्यू क्या क्या ले ले, -2 और 2 ले ले, तभी तो ये 0 बनेगा, और 0 बनने से इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, यानी परिमित रूप से विद्यमान नहीं होगा। जबकि आपको अवकलनीय कौन से अंतराल में सिद्ध करना है, विवर्त अंतराल में। विवर्त अंतराल का मतलब है ये दोनों ही पॉइंट इसमें शामिल नहीं हो रहे, और ये दोनों ही पॉइंट शामिल नहीं होंगे तो आपके पास नीचे 0 नहीं बनेगा, यानी कि इससे क्या होगा, ये परिमित रूप से विद्यमान हो जाएगा, और परिमित रूप से विद्यमान होने से फलन क्या हो जाएगा, आपका अवकलनीय। फिर दोनों पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते हैं, एक तो f-2 पर और एक f2 पर। f-2 पर वैल्यू 0, f2 पर वैल्यू 0, दोनों बराबर आ गई, यानी आपका क्या हो जाएगा, रोले प्रमेय लागू हो जाएगी। तीनों कंडीशन हो गई, तब आपकी विवर्त अंतराल -2 से 2 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि f' बराबर 0। अपन ने f' की वैल्यू निकाली थी, वहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ क्या पुट कर दोगे, c, तो क्या आ जाएगा, -c/√4 - c² बराबर 0। नीचे वाले वे सारी वैल्यू 0 और c बराबर 0 हो जाएगी। अब देखो ये c बराबर 0 आपके विवर्त अंतराल -2 से 2 में आ रहा है ना, आ रहा है, तो आपके पास ये पॉइंट इसमें विद्यमान हो जाएगा। अगला देखते हैं सेम इसी प्रकार से आपकी आएगी लांगराज मध्यमान प्रमेय, या फिर इसे अपन क्या बोल सकते हैं, रोले प्रमेय का विस्तार। ठीक है, सेम रोले प्रमेय वाली कंडीशन आएंगी, पहली और दूसरी, यानी सतत वाली और कौन सी, अवकलनीय वाली। ओनली तीसरी कंडीशन आपके पास f बराबर f भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखना। तो कोई भी वास्तविक फलन f संवत अंतराल a b में इस प्रकार परिभाषित है कि फलन f संवत अंतराल a b में क्या है, संवर्तनीय पर सतत करना, सतत है।
ठीक है, सतत है और एफ ए बी में विवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय है, तब ए बी में ये दोनों कंडीशन अगर शो हो जाएंगी तो ए बी में कम से कम एक बिंदु इस प्रकार से विद्यमान होगा कि एफ डैश सी बराबर हो जाएगा आपके पास एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखना, अगर यहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगी तो एफ डैश सी क्या आ जाएगा, आपके पास ज़ीरो आ जाएगी, जो कि किस में था, आपके रोले पर में था। यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, लाग्रांज पर में। तो आपके पास ओनली दो कंडीशन इसमें शो करनी है, एक तो सतत और दूसरा अवकलनीय, और तब कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार से विद्यमान होगा कि एफ डैश सी बराबर आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक, अपन बस तुम लोगों को तो यही ध्यान में रखना है कि रोले प्रमेय में क्या सिद्ध करना है, लाग्रांज प्रमेय में क्या सिद्ध करना है। ज्यामितीय अर्थ को ध्यान में नहीं रखना। फिर भी देख लो कि ज्यामितीय अर्थ में जैसे अपन एक्स एक्स बना लेते हैं, आपको क्या फलन क्या होना चाहिए, ए बी में सतत होना चाहिए, और फलन एफ ए बी में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, हाँ अब देखना, इसमें एफ ए और एफ बी बराबर नहीं लेंगे, है ना। तो अपन ग्राफ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है, या ए पॉइंट पर एफ ए हो जाएगा, बी पॉइंट पर एफ बी हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी को आपस में मिलाने वाली रेखा को अपन बोलेंगे छेदक रेखा। तो अपन यहाँ पर कोई तीसरा पॉइंट सी मान लेते हैं, सी पॉइंट पर फलन का मान एफ सी, और वहाँ पर एक्स एक्स से मिलाती हुई क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा खींचते हैं, और स्पर्श रेखा आपकी एक्स एक्स से कौन बना रही है, थीटा। तो आप लोगों ने पढ़ा है 11वीं क्लास में, जब आपके पास दो पॉइंट हो तो दोनों पॉइंट के बीच में ढाल किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे आपके पास कोई ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, तब ए बी की ढाल कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जबकि यहाँ पर ए और बी पॉइंट क्या दे रखे हैं, ए पॉइंट तो ए एफ ए दे रखा है, बी पॉइंट बी एफ बी दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा, तो ए बी की ढाल क्या आ जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब आप देखोगे कि जो आपकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा क्या है, एक्स एक्स के समांतर है। स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है तो क्या हो जाएगा, जो एक्स एक्स के समांतर है, तो एक्स एक्स के समांतर है तो क्या हो जाएगा, दोनों जो ढालें हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। रेखा और स्पर्श रेखा की ढाल क्या हो जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। आप लोगों को पता है, पीछे मैंने बताया था, स्पर्श रेखा की ढाल कब, जब वो एक्स एक्स के साथ थीटा कोण बनाती है तो उसे किससे लिखते हैं, टेन थीटा को किससे लिखते हैं, एफ डैश से लिखते हैं, है ना। इसी प्रकार से लिखते हैं, तो टेन एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या, प्रवणता, और प्रवणता क्या दे रखी है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यानी एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं कि लाग्रांज मध्यमान प्रमेय कैसे सिद्ध करनी है। आपको फलन दे रखा है क्या, x माइनस 1 अपॉन एक्स, और अंतराल दे रखा है 1 से 3 के बीच में, 1 और 3 अंतराल दे रखा है। लाग्रांज प्रमेय सिद्ध करनी है, या लाग्रांज प्रमेय के लिए पहले सतत सिद्ध करेंगे, अवकलनीय सिद्ध करेंगे। तो आप लोग देखोगे कि ये x माइनस दे रखा है 1 अपॉन एक्स, अगर इसको सरल करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स। आपके पास बस ये सतत कब होगा, आपके पास x जीरो नहीं बनना चाहिए, x जीरो नहीं बनेगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो सतत नहीं होगा, जीरो नहीं बनना चाहिए। तो आपके पास पॉइंट क्या दे रखा है, 1 और 3 दे रखा, इसके बीच में कहीं जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा, तो आपके पास x भी जीरो नहीं होगा। और आप लोगों को पता है ये कौन सा फलन है, बहुपद फलन है ना। तो बहुपद फलन हमेशा सतत होता है, तो 1 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा, आपके पास ये फलन सतत फलन हो जाएगा। दूसरा अवकलनीयता सिद्ध करेंगे, तो एक बार अवकलन कर देंगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखोगे कि आपके पास एक्स यहाँ पर जो विवर्त अंतराल 1 और 3 के बीच में जीरो तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर भी कभी नीचे जीरो नहीं बनेगा, और जीरो नहीं बनेगा तो आपका पूरा का पूरा फलन क्या हो जाएगा, परिमित रूप से विद्यमान हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत तो अकेले अगर एक्स बराबर जीरो आता तभी होती, जबकि यहाँ पर आपके अंतराल में ही जीरो नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित रूप से विद्यमान हो जाएगा, और परिमित रूप से विद्यमान होगा तो आपका फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय। तो दोनों कंडीशन सिद्ध हो गई, तो लाग्रांज प्रमेय लागू हो गई। तो आपकी इस विवर्त अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार से विद्यमान होगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये वैल्यू अपन को निकालनी है। तो एफ डैश सी का मतलब क्या, अपन ने एफ डैश एक्स निकाला था, क्या था, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जहाँ पर भी एक्स है वहाँ क्या पुट कर दोगे, सी, तो बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। एफ बी का मतलब
जहाँ पर x वहाँ b रख दो, क्या आ जाएगा, b का मतलब कितना है 3 और a का मतलब कितना है 1, तो ये हो जाएगा f3 माइनस f1/3 माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका आगे चलेगा अब से किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है और देखोगे कि c इस विवर्त अंतराल में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो 1 + 1/c², f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 1/3 माइनस f1 की वैल्यू 1 माइनस 1/1/2। ठीक है, तो 1 + 1/c² क्या आ जाएगा 8/6 और 1/c² आ जाएगा आपका 1/3। तो c की वैल्यू आपके आ जाएगी, दो वैल्यू आएंगे +-√3। ठीक है, एक वैल्यू तो +√3 और एक वैल्यू -√3। तो आपका बिलोंग किस में करना चाहिए, विवर्त अंतराल 1 और 3। तो इसके में आपकी -√3 तो वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही, तो कौन सी वैल्यू कर रही है, अकेली √3 वैल्यू बिलोंग कर रही है। तो आपका ये बिंदु इसमें आ जाएगा, है ना। तो लाग्रांज प्रमेय क्या हो जाएगी आपकी सत्यापित। तो इस प्रकार से ही रोले प्रमेय सत्यापित करने चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन हो, लेकिन उसके लिए सतत और अवकलनीयता के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से फलन सतत होते हैं, कौन से फलन अवकलनीय होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं अपन को क्या करना है। कोई कुछ फलन दे रखे हैं और उसमें किसकी जांच करनी है, आपको रोले प्रमेय की जांच करनी है। ठीक, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन चलेंगे। जैसे आपको फलन दे दिया, फलन f(x) क्या दे दिया e⁻x, कोष्टक में दे दिया sin x माइनस cos x और अंतराल क्या दे रखा है π/4 3 π/4। तो रोलर प्रमेय की बेसिक ध्यान में होना चाहिए। पहले अपन क्या करेंगे, समवर्त अंतराल में सतत सिद्ध करेंगे, दूसरा विवर्त अंतराल में अवकलनीय सिद्ध करेंगे और दोनों पॉइंट का मान निकाल के देखेंगे कि बराबर है या नहीं। अगर तीनों कंडीशन आपकी बराबर सोल्व हो जाती हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, आपका रोलर प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। और रोलर प्रमेय सत्य सिद्ध होने से क्या होगा, उस विवर्त अंतराल में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि f' क्या होना चाहिए 0, और उससे किसका मान निकाल लोगे, आप C का मान निकाल लोगे। ठीक, तो फलन लेके चलते हैं। फलन f(x) क्या हो गया e⁻x sin x माइनस cos x। अब आप लोग जानते हो कि e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन और क्या होता है sin x ज्या फंक्शन और cos x क्या हो जाएगा कोज्या फंक्शन। ये तीनों की तीनों मैंने आपको सतत वाले में बताए थे 6th की एक्सरसाइज में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो आपके अपने संगत प्रांत में क्या होते हैं, इनका प्रांत क्या होता है आप लोग जानते हो, रियल नंबर होता है। अपने रियल नंबर होता है, π/4 और 5π/4 भी क्या है, रियल नंबर ही है। रियल नंबर अपने संगत प्रांत में क्या होते हैं, सतत और अवकलनीय होते हैं, ये बताया हुआ है। तो अपन इनको सरल ना करके डायरेक्ट लिख देंगे कि हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन, ज्या फलन, कोज्या फलन अपने प्रांत में क्या होते हैं, सतत तथा अवकलनीय होते हैं। ठीक, तो आप फलन f(x) क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू π/4 5π/4 में क्या हो जाएगा सतत। अवकलनीयता सिद्ध कर लेते हैं अपन। f(x) क्या दे रखा है e⁻x, अवकलनीयता के लिए क्या होना चाहिए, फलन का अवकलज परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर लेंगे, फर्स्ट e⁻x को मान लेंगे और sin x माइनस cos x को सेकेंड मान लेंगे। तो पहले e⁻x का e⁻x sin x माइनस cos x को कांस्टेंट मान लिया, प्लस e⁻x को कांस्टेंट मान लिया sin x का cos x और माइनस cos x का माइनस sin x हो जाएगा। तो f' आ जाएगा आपका 2e⁻x sin x। ठीक, तो 2e⁻x sin x आपका अंतराल क्या आएगा π/4 और 5π/4। इनके बीच में जो भी वैल्यू लोगे उस पर कहीं पर भी इसकी वैल्यू आपकी f' की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बनेगी, रख के देख लेना वैल्यू। ठीक है, और इनफाइनाइट नहीं बनेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका फलन परिमित रूप से विद्यमान होगा और परिमित रूप से विद्यमान होने से फलन क्या हो जाएगा, विवर्त अंतराल π/4 5π/4 में क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। अब दोनों बिंदु पर फलन का मान निकाल लेते हैं। f π/4 पर निकालोगे तो e⁻ π/4 sin π/4 प्लस कोस माइनस कोस π/4। आप लोग कोस को साइन में चेंज कर लो, कौन सी वैल्यू पर π/4, कोस को मैं क्या लिख सकती हूँ साइन π/2 माइनस π/4 लिख सकती हूँ ना। तो साइन π/4 और π/2 माइनस π/4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 पर साइन कोस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कोस π/4 को मैं क्या लिख दूंगी, साइन π/2 माइनस π/4। इसको सरल करोगी तो बनेगा e⁻π/4 साइन π/4 माइनस कोसाइन π/4। साइन π/4 से साइन π/4 कैंसिल और f π/4 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 0। इसी प्रकार से f 5π/4 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बनेगा e⁻
5π/4 साइन π/4 माइनस कोस π/4। सेम उसी प्रकार से करेंगे। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन 5π/4 को क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ना, साइन तोड़ के लिख सकती हूँ ना, क्या लिख सकती हूँ, पाई प्लस π/4 लिख सकती हूँ। ठीक, इसी प्रकार से कोस को लिख देंगे, कोस क्या आ जाएगा, पाई प्लस π/4, है ना। इस प्रकार से लिख दें। आप लोग जानते हो पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड पाई पर वैल्यू चेंज नहीं होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या होता है हमेशा साइन, थर्ड क्वाड्रेंट प्लस आ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो ये तो क्या बन जाएगा, साइन माइनस साइन π/4, और कोस क्या हो जाएगा, प्लस कोस π/4। तो अपन कोस को साइन में चेंज कर लेते हैं। कोस को साइन में करोगे तो क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन π/2 माइनस π/4 लिख सकते हैं। तो आपका आ जाएगा e⁻5 π/4 माइनस साइन π/4 प्लस साइन π/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5π/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0। तो दोनों पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी रोलर प्रमेय क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। और रोलर प्रमेय सत्यापित होगी तो विवर्त अंतराल π/4 5π/4 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से होगा कि f' 0 हो जाएगा। और f' की वैल्यू क्या है, 2e⁻c साइन c बराबर 0। यहाँ पर e⁻c तो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो e⁻c, और अगर इसको करोगे 0 के बराबर मान लो, तो इस सी की वैल्यू किस प्रकार से निकालोगे, माइनस इनफाइनाइट, और सी बराबर क्या आएगा, इनफाइनाइट, जो किस में बिलोंग नहीं करेगा, आपका ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा। तो e⁻c तो नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, साइन c बराबर 0। आपको कौन से अंतराल में लेना है, ओनली 5π/4 और π/4 के बीच में अंतराल लेना। तो साइन में किस किस की वैल्यू होती है, 0 की होती है, पाई की होती है, आगे से वैल्यू चलती जाएंगी। लेकिन देखोगे कि इस अंतराल में कौन सा पॉइंट आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, पाई आ रहा है। आगे आएगा 2π भी इस अंतराल में नहीं आएगा। तो ओनली अकेली वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू पाई, जो इस अंतराल में क्या करेगी, बिलोंग करेगी। तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। तो रोलर प्रमेय क्या हो जाएगी आपकी, सत्यापित हो जाएगी।